आपने मुझे मांग संख्या 45 और 56 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। इस आधुनिक भारत के अंदर पर्यावरण की संरक्षण करते हुए हमें औद्योगिक विकास की अति महत्वता है। औद्योगिक विकास हेतु हमें निवेश, जल, ऊर्जा, सकारात्मक नीति व दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने प्रथम ही वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ के निवेश के MOUs करें और साथ ही साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से न सिर्फ हमें पेयजल हेतु, हमें सिंचाई हेतु, अपितु हमारे उद्योगों के लिए भी पानी सुनिश्चित हो पाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को सोलर हब के तौर पर विकसित करने के लिए लाखों करोड़ का निवेश आएगा। इससे न सिर्फ राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि स्वावलंबी भी बनेगा। साथ ही साथ हमारे उद्योगों को निर्बाधित विद्युत आपूर्ति भी मिल पाएगी। साथ ही साथ हमारी जितनी भी सरकार की पारदर्शी ईमानदारी सरकार है और इनके विजन के साथ और औद्योगिक नीति सुदृढ़ करने से हमारे राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्रांति आएगी। हमारे ग्रामीण अंचल में रोजगार के पर्याप्त माध्यम नहीं होने के कारण से बेरोजगारी व्याप्त है। हमारे यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसे तमाम मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों के अभाव के कारण से जितने भी ग्रामीण हैं उनको खुद के और खुद के बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मजबूरन उनको गांव से पलायन करके शहर की तरफ जाना पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं शहरी व औद्योगिक विकास दोनों बाधित होते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान खुद के रेशमी और सूती वस्त्रों के लिए, सोने के लिए, जेवरातों के लिए, खुद के मसालों के लिए, खुद के धातुओं के लिए, खुद के कार्य कौशल के लिए, खुद के कारीगरी के लिए, खुद के ज्ञान विज्ञान के लिए प्रख्यात था। उदाहरण के तौर पर जो हमारे कुतुब मीनार के पास में जो एक लोह स्तंभ है, उस लोह स्तंभ के अंदर आज 1600 वर्ष बाद भी उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा। उसमें धातु और लोहे का एक ऐसा मिश्रण तय करा हुआ है जिससे आज तारीख तक जितने भी वैज्ञानिक जगत में आज भी आश्चर्य करते हैं और इसके कई बार शोध भी हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक ढाका की मलमल होया करती थी जिसकी विशेषता ये थी कि तकरीबन 15 मीटर थान को आप समेटकर एक माचिस के डिब्बे के अंदर डाल सकते थे और यहाँ तक 300 फीट उस थान को आप एक अंगूठी के अंदर से निकाल सकते थे। इस प्रकार की कारीगरी और कार्य कौशल हमारे राजस्थान, हमारे हिंदुस्तान के अंदर था। हमारे हर आंगन में कुटीर उद्योग स्थापित था और जो तमाम जातियां जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, सुथार, आपके लखारा, रबारी, इन तमाम जातियों से खुद के कार्य कौशल से वो उत्पादन पैदा करते थे। आप कल्पना करिए कि हर आंगन से कितने लाखों का कुटीर उद्योग उत्पन्न होता होगा। जब हम पूरे भारतवर्ष को देखें तो इन करोड़ों आंगनों से कितना उत्पादन होता होगा। आप इसी प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान को विश्व की सोने की चिड़िया कहा गया था, परंतु अंग्रेजों ने एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से हमारे इन कुटीर उद्योगों को खत्म करा और कहीं ना कहीं उसमें हमने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने पाश्चात्य देशों की नकल करी और उनको नकल करते हुए हमने हमारे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को खत्म करा। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, उद्योग वहाँ पे स्थापित करे। उसका परिणाम ये निकलता है कि जहाँ 200 वर्ष पूर्व इस विश्व के तमाम निर्यात के अंदर हिंदुस्तान का योगदान 34% था, वो आज मात्र 1.8% रह गया। और जहां 1850 में विश्व की GDP में हिंदुस्तान का योगदान 20% था, वह 1947 में मात्र 3% रह गया था। इस प्रकार से हमें ग्रामीण कस्बों के अंदर भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने चाहिए और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि गांव का कच्चा माल गांव से बाहर नहीं जाए। हमारा गांव का कोई भी उत्पादन हो, चाहे वो दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे फल सब्जी हो या कोई भी कमर्शियल क्रॉप हो, उन सभी का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग वहाँ पर बैठा हुआ ग्रामीण खुद के गांव से ही करे। जैसे दूध से निकलने वाला चाहे छाछ, दूध, दही, घी वगैरह कोई भी बाय प्रोडक्ट हो, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग भी किसान ही करे। और साथ ही साथ जो भी हमारे चाहे चना हो, चाहे दाल हो, हमारे अनाज हो, कोई तिलहन हो, उनका चाहे तेल निकालना हो, उनकी चाहे सफाई हो, उनकी चाहे पिसाई हो, उनकी तमाम प्रोसेसिंग भी वहीं गांव के अंदर बैठा हुआ ग्रामीण ही करे। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की, मार्केटिंग की, हमारे प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ हमें विशेष कोई तकनीकी जानकारी का भी अभाव है और ऋण के व्यवस्था नहीं होने के कारण से हमारे किसानों को कृषि कार्य के लिए कई साहूकारों से, कई जमींदारों से, कई आड़तियों से रुपए उधार पर लेने पड़ते हैं और वह जो आड़ती हैं उनको मजबूर करते हैं उनके किसानों के जो फसल है
उसको आधी कीमत पर बिकाने के लिए, क्योंकि वो लगातार तगादा करते रहते हैं। इसी क्रम में अगर आप देखें, जो हमारा दूध है, जो पश्चिमी राजस्थान में 25 से 35 रुपए प्रति लीटर शुद्ध देसी गाय का घी, सिंधी और मराठी गायों का, वही नज़दीकी शहर बीकानेर में 50 से 55 रुपए में बिकता है, और वो यहाँ पे जयपुर जैसे शहर में 100 से 105 रुपए में बिकता है। और जो हमारी मूंगफली है, जिसकी कीमत 4500 से 6000 रुपये होती है, उसके लिए इतना जो भी किसान होता है प्रयत्न करता है। चना होता है, उसको 5500 से 6000 रुपये में वो बेचने को मजबूर है। अगर आप सोचिए 6 महीने लगातार कितनी अनिश्चितताओं में, विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो किसान अनाज उत्पन्न करता है। और जैसे अगर मैं मूंगफली की बात करूं, 5500 रुपयों में से तकरीबन आपके 2/3 60% तो आपके जो आपकी बिजाई में, बीज में, आपके यूरिया डीएपी में, थ्रेशर में, आपके लेबर के तहत वो रुपए अलग निकाल लिए जाते हैं। तो आप देख लिए 5500 रुपयों में से 3500 रुपये तो उसी किसान के उसी टाइम में खपत हो जाती है। अब मात्र बचते हैं उसके पास 2000 रुपये मुनाफे के लिए, जिसके अंदर उसको खुद का पूरा परिवार चलाना होता है। अगर यही माल कोई बिकाजी और हल्दीराम जैसा कोई भी बड़ा व्यवसायी लेता है, तो उसको वो खुद के पैकेजिंग, खुद की मार्केटिंग और खुद के प्रोसेसिंग के माध्यम से वही मूंगफली 35 रुपये कुंटल, 4000 रुपये कुंटल वाली सॉल्टेड पीनट के नाम से बिकती है 30,000 रुपये कुंटल में, और वही चना बिकता है रोस्टेड चना के नाम से 30,000 रुपये प्रति कुंटल के अंदर। अगर अपन इसमें 60% भी इसको अगर खर्चा माने, तो भी आप मानिए 20,000 रुपये प्रति कुंटल का शुद्ध मुनाफा वो आदमी कहीं ना कहीं वो उनसे अर्जित करता है, 12,000 रुपये। हमारा ये कोशिश रहना चाहिए कैसे ना कैसे करके ये जो 12,000 रुपये प्रति कुंटल है, इसका अधिकांश रुपये हमारे जो अन्नदाता है किसान तक पहुँचे। और इसी से हमारा जो लक्ष्य है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर सकें, कि हर किसान करोड़पति, खुशहाल और समृद्ध खुशहाल बने, हम इस लक्ष्य तक हम पहुँच सकते हैं। इसी क्रम में हमें एक मॉडल के तौर पर किसी भी जिले के अंदर 5 सिंचित पंचायतें देख लेनी चाहिए, और वहाँ पे मॉडल के तौर पर हमें 50-50 किसानों का समूह बना देना चाहिए, और वहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट की भी हम सुविधा उपलब्ध कराएं किसानों को। साथ ही साथ उनको प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराए, पैकेजिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराए, और उनको या तो बिल्कुल कम से कम इंटरेस्ट रेट पर उनको ऋण दिया जाए, या ना बराबर इंटरेस्ट पर उनको ऋण दिया जाए। और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर ये 1 साल हमने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करके देख लिया, इसमें अगर कोई भी कमी आई, कोई भी चूक हो, कोई भी त्रुटि, उसको हम सुधार करें, और उसके बाद जब हम पूरे समुचित राजस्थान के ऊपर ये नीति लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा राजस्थान का हर एक किसान करोड़पति कहलाएगा। और जो हमारा हिंदुस्तान का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करें, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं अंत में ये बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारा पशुपालन राजस्थान में रोजगार का मुख्य माध्यम है, और पश्चिमी राजस्थान में प्रदेश की 25% पशुधन जो कि 1.5 करोड़ के लगभग है, वो यहाँ निवास करती है। वह सोलर संयंत्रों के स्थापना हेतु हजारों बीघा जमीन सिवाय चक अराजीराज जमीनें सोलर कंपनियों को दे दी जाती है। इससे हमारे चारागाह खत्म हो रहे हैं, हमारा फॉरेस्ट कवर भी लगातार खत्म हो रहा है। तो जहाँ हमारा राज्य पशु जो ऊंट है, उसकी किसी 1990 के समय में 10 लाख की संख्या हुआ करती थी, आज वो घट के मात्र 2 लाख बची है। सोलर से मानता हूं ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए, परंतु सोलर से किस प्रकार से सोलर माफिया खड़े हो रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा दिया जाता है, कैसे हमारा प्रेम और भाईचारा खत्म हो रहा है, हमारे सबकी जमीन चली जाती है, हमारे युवा सभी बेरोजगार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चोरी और नशे के लत में पड़ जाते हैं। तो जिस प्रकार से जिस खेजड़ी को हम पवित्र मानते हैं, जिससे हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, उस राज्य वृक्ष की खेजड़ी की बेतहाशा कटाई हो रही है। और जिस खेजड़ी को ग्रंथों में जैसे महाभारत और रामायण में समी का वृक्ष भी कहा गया, जिस खेजड़ी के लिए 1730 के अंदर माँ अमृता देवी ने और साथ में 363 उन वीरों ने खुद की शहादत दी, और जहाँ जिस 56 काल के उस कठिन समय के अंदर उस काल से निकालने वाली उस खेजड़ी को आज हम इस कदर से बेकदरी करें, तो हमें हमारी जनता भी माफ़ नहीं करेगी, ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। और जिस प्रकार से यूएई जैसा देश जो अरब खाड़ी के अंदर है, उसने भी खुद को खेजड़ी को खुद का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया है, और वहाँ अगर खेजड़ी काटते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर 24,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कठोर नियम का इम्प्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं करेंगे, खेजड़ी कटाई नहीं रुक पाएगी। सभापति महोदय, मैंने इसी सत्र के पहले सालों में कितनी खेजड़ी कटाई हुई, जब मेरे पास उत्तर आया 0। हकीकत बात यह है कि जितने भी पटवारी चाहे तहसीलदार हैं, उनसे मिलकर ये सोलर कंपनियां हैं,
जो खेजड़ियों का आंकड़ा उसको शून्य जानबूझकर दिखाती है, उसका कारण ये है, शेम की बात नहीं है, विगत 5 साल की बात करिए, परंतु मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता। हमें इस राजस्थान की दशा और दिशा बदलनी है। ये आरोप प्रत्यारोप के कारण से हम इतना बैकवर्ड जा चुके हैं। अब हमें एक इस प्रकार से नीति लानी पड़ेगी कि हमारे जो भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, चाहे कोई भी ग्रामीण स्तर पर जितनी भी खेजड़ी होगी भी उसके परफेक्ट काउंटिंग, परफेक्ट मार्किंग होनी चाहिए, जिससे जो भी अगर एक भी खेजड़ी कटे, उस खेजड़ी की जगह एक के बदले 10 खेजड़ियां लगे। और जिस प्रकार से हम हमारे जनता को जागरूक कर पाएंगे, उसी के तहत हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसी कटाई रुक पाएगी। अब आपने मुझे अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।